हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सहवाग आपका वेलकम करता हूं। कई वीडियो बन चुके हैं, मुझे लगा कि मुझे भी उसमें अपना योगदान देना चाहिए, मुझे भी वीडियो बना लेना चाहिए कि इलेक्शन के रिजल्ट का रियल एस्टेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लोगों ने एक तरफा बात कही है, उसको ढंग से एनालाइज नहीं किया है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर लोग जो वीडियो बनाते हैं उनको रियल एस्टेट की ही समझ है, पॉलिटिकल समझ उनकी इतनी मजबूत और इतनी मैच्योर नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं बना पाए हैं उस तरह की वीडियो। मुझे लगा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए और एक रियल पिक्चर एनालिसिस करके आपके सामने रखनी चाहिए कि आखिर अगर कांग्रेस नहीं आई है, बीजेपी आई है, उसका क्या असर होगा। अगर कांग्रेस आ जाती तो उसका क्या फ़र्क पड़ता। सारी चीज़ों पे विस्तार से बात करेंगे और बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे उन पे भी बात करेंगे, क्योंकि तीसरी बार जनता ने हरियाणा की इन पर भरोसा जताया है। वैसे सबको लग रहा था कांग्रेस आएगी, लेकिन कांग्रेस ना आकर बीजेपी ने तीसरी बार फुल मेजॉरिटी से अपनी सरकार बनाने जा रही है। मुझे लगता है कि जो सीएम है वो भी हमारे जो सैनी साहब है वही रहेंगे, तो एक नए जोश के साथ हमें तीसरे टर्म में बीजेपी की सरकार देखने को मिलेगी। जो रिजल्ट आया है इसको रियल एस्टेट के हिसाब से समझ लेते हैं। कुछ लोगों ने इंटरनेशनल मुद्दे तक इसके साथ जोड़ दिए, जबकि इंटरनेशनल मुद्दों का स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं रहता, स्टेट गवर्नमेंट का उसका कोई ऐसा रोल भी नहीं रहता। लेकिन इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, बीजेपी पिछले 2 टर्म से थी, लगभग 10 साल से थी, तो लोगों को आपको पता है किस तरह की दिक्कतें हैं गुड़गांव में। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं, टूटे हुए रोड है, गार्बेज की दिक्कत है, ड्रेनेज की दिक्कत है, ट्रैफिक जैम है, पोल्यूशंस है, बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर परेशानी होती है गुड़गांव में। गर्मी आ जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत होती है और पानी की भी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है बीजेपी के सामने चैलेंजेस होंगे कि बेसिक एमिनिटीज़ उनको प्रोवाइड करानी होंगी। और एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि गुड़गांव जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 4 विधानसभाएं आती हैं। लोकसभा होता है, लोकसभा गुड़गांव लोकसभा है, उसमें 8-9 के करीब विधानसभाएं हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट की भी इसमें विधानसभाएं। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें गुड़गांव है, दूसरा इसमें आपका पड़ता है बादशाहपुर, तीसरा इसमें सोना और चौथा इसमें पटौदी। चारों की चारों जगह बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर कहीं भी 2 या 3 जगह कांग्रेस आ जाती, जीत जाती और बीजेपी का एक ही एमएलए होता, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि भेदभाव हो सकता था उस जगह के लिए जहां पर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जीत के आता है। इसको वाइस वर्सा भी समझते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आ रही होती और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जीत के आ जाते तो भी भेदभाव हो सकता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, सरकारों में ऐसा होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अगर किसी एरिया से कोई दूसरी पार्टी के एमएलए जीत कर आ जाए और दूसरी पार्टी की सरकार बन रही है, तो उस एरिया के साथ थोड़ा भेदभाव तो होता है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। लेकिन आपने बहुत समझदारी दिखाई है, आपने सारे के सारे जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के जिताए हैं, तो अब आप ये इस चीज़ को लेकर सुनिश्चित हो सकते हैं आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होने वाला, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और बीजेपी के जो चैलेंज है उस पर हमने बात ही कर ली, और भी बहुत सारी चीज़ें उन पर बात करेंगे। अच्छी चीज़ इसमें ये हुई है कि 2014 से 2019 तक मिनिस्टर रहे थे, वो गुड़गांव के थे। बादशाहपुर के जो विधायक अब बने फिर से राव नरबीर जी, वो जीत कर आ गए। 2019 में वो चुनाव हार गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी और कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो 2014 से 2019 तक का आप उनका काम का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं उसको लेकर आपके साथ एक लाइव कर लूँगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इन पर डिटेल में बात करने के लिए लाइव में बैठना पड़ेगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं वो अच्छा काम करेंगे। थोड़े स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, काम वो अच्छे से करवाते हैं, तो ऐसा उम्मीद है हमें कि थोड़ा काम आगे बढ़ेगा। अगर मान के चलिए कि कांग्रेस आ जाती तो क्या नुकसान हो सकता था, इस पे भी बात करना ज़रूरी है, और क्या फ़ायदा हो सकता था, इस पे भी बात करेंगे। अब तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ रही है, तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि नए आइडियाज़ पे काम होगा, नए जोश के साथ काम होगा। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आती तो उनके पास फ्रेश आइडिया, हम ये मान के चलते हैं, ज़्यादा होते और नया जोश होता, नया उनके पास उत्साह होता, एंथुजियाज्म होता, तो उसके साथ वो काम करते। बट हम मान के चलते हैं कि बीजेपी भी ऐसा ही करेगी। अब हम एक चीज़ को और समझ लेते हैं, जब भी अगर किसी स्टेट में मान लीजिए बीजेपी की सरकार है और उसकी जगह कांग्रेस की सरकार आ जाती, या किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी की सरकार आ जाती, तो पुरानी जो पॉलिसीज़ हैं उनको ज़्यादातर स्क्रैप कर दिया जाता है, और जो नई सरकार आती है नई पॉलिसीज़ के साथ आती है, नए प्रोजेक्ट्स के साथ आती है। तो जो बीजेपी के पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपको पता है जंगल सफारी की बहुत बड़ी बात हुई थी, 10,000 से जंगल सफारी बनाई जाएगी, बात हुई थी आरआरटीएस को लाने की, बात हुई थी ग्लोबल सिटी को बनाने की, बात हुई थी रेवाड़ी का जो रोड जा रहा है, पटौदी रेवाड़ी जो हाईवे है उसको चौड़ा करने की, बात हुई थी आपका जो झज्जर में एम्स पड़ता है वहाँ से लेके द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए। ये मैं मोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आपको गिना रहा हूँ। बात हुई थी एक और मेट्रो बनाने की, सोना रोड से ओल्ड गुड़गांव तक। बात ये भी हुई है कि फरीदाबाद को गुड़गांव से जोड़ा जाएगा मेट्रो से। बात ये भी हुई है 56 में रैपिड मेट्रो खत्म होती है, उसके आगे मेट्रो
को ले जाया जाएगा और सेक्टर 71 72 तक उसको ले जाया जाएगा, मतलब वो SPR तक मेट्रो जाएगी और उसके आगे उसको चलाने की बात थी कि आगे से RRTS जाएगी, उस पर ही बात होगी। इसके साथ साथ आपको ये लग रहा होगा कि हाँ, ये मान के चलिए कि अगर कांग्रेस आ जाती तो शायद इन परियोजनाओं पे अलग तरीके से काम होता, या वो अपनी नई रूलिंग के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ, नए आइडिया के साथ आ सकते थे। तो इतने सारे बीजेपी के पास अब काम करने के लिए हैं गुड़गांव में, हम उम्मीद करते हैं इन सब पे काम होगा। और सिर्फ गुड़गांव की हम बात ना करें, हम आगे चल लेते हैं। एक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है जिसको नमो रेल का नाम भी दिया गया है, जो दिल्ली से मेरठ के बीच में चल रही है। लगभग अगले साल वो शुरू हो जाएगी, अभी ट्रायल उसका चल रहा है। उसको दिल्ली से लेकर पानीपत तक चलाने की भी परियोजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की। अब सेंटर में भी और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, पहले भी बीजेपी की सरकार थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पे काम आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ RRTS को दिल्ली से लेकर अलवर तक चलाने की बात थी, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो हरियाणा हो, और सेंटर में अब बीजेपी हो। दिल्ली स्टेट की गवर्नमेंट को छोड़ दें तो हर जगह बीजेपी है, तो हम उम्मीद ये करते हैं बीजेपी इस पर काम करेगी, बीजेपी की सरकार को इस पर काम करना होगा। लेकिन हाँ, एक टोल है, आपको भी पता है, ये न्यू गुड़गांव जाते हुए जो टोल पड़ता है, इसको हटाने की, खेड़की दौला टोल की मैं बात कर रहा हूँ, हटाने की मांग पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन उस पर कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती तो हट जाता, बट आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ कि दिल्ली से लेकर गुड़गांव को जोड़ने वाला जो NH8 है, जिसको NH48 कह देते हैं, एम्बियंस मॉल के पास, बहुत सारे लोगों को पता होगा, वहाँ भी एक टोल था, बहुत जाम लगता था। अब आप गूगल करके देख लेना किसकी सरकार के टाइम पे वो टोल हटा था। तो आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर भी आप प्रयास करेंगे, शायद ये टोल हट जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हटने जा रहा है, हट जाए, हाँ ये हट जाएगा मुझे लगता है। तो आपको बहुत जल्दी दिल्ली और जो द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, वहाँ पर दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे बहुत जल्दी आपको एक नया टोल देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है काफ़ी भारी भरकम ये टोल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, कांग्रेस की सरकार अगर आती तो क्या होता। कांग्रेस की सरकार आती तो मुझे लग रहा है ये ग्लोबल सिटी का प्रोजेक्ट शायद ही आगे बढ़ पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं, मुझे लगता है उस पर नई तरीके से कांग्रेस काम करती, शायद उनको अपने नए आइडियाज़ के साथ वो काम करती। लेकिन अब बीजेपी ने जितने भी अनाउंसमेंट्स करी हुई हैं इस प्रोजेक्ट्स पे, जो बात की हुई है कि इन पर हम काम करेंगे, इन प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे, तो शायद उस पर काम होगा। बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार को रियल एस्टेट से भी एक बार जोड़ के देख लेते हैं। जब बीजेपी और कांग्रेस इलेक्शन में थे अभी विधानसभा के में, तो किस तरह के एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए जा रहे थे, उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि रियल एस्टेट पे कैसे फर्क पड़ेगा। इस पे किसी ने बात नहीं की, मैं आपको बता देता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो में ऐसी बताऊँगा, आज से पहले आपको शायद पता नहीं आऊँगी। तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो CLU गैंग वापस आ जाएगा, यानी आपको बहुत ज़्यादा CLU देखने को मिलते ही। CLU क्या, एग्रीकल्चर लैंड का आपको चेंज ऑफ लैंड यूज़, CLU का मतलब ये होता है वो देखने को मिलता, वो रेजिडेंशियल में भी हो सकता था, कमर्शियल में भी हो सकता था। तो आपको बहुत सारे CLUs देखने को मिल सकते थे। CLU देखने को मिलते तो बिल्डर नई लैंड बाय करते। अभी पिछले 10 साल में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा में CLUs देखने को नहीं मिले हैं। जो बिल्डर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो या तो HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण उससे लैंड बाय करते हैं, या फिर वो एग्जिस्टिंग जो बिल्डर्स ने लैंड बाय करी हुई है उनसे लैंड बाय कर लेते हैं। अगर CLUs वापस आ जाते तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते, नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए बिल्डर्स की एंट्री होती। और आपको पता है कि जब मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन होता है तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली बायर यानी जो एंड यूज़र होता है उसको मिलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा CLUs होते तो नए प्लेयर्स भी इसमें एंट्री कर पाते। अभी क्या है, अभी नए प्लेयर एंट्री नहीं कर पा रहे। इसको मोबाइल से एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको और भी देने वाला हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं बनेंगे थाली के बैंगन कि बीजेपी की सरकार आ गई है तो बता दे कि बीजेपी की सरकार के आने के इतने इतने फायदे हो गए, कांग्रेस की सरकार आ जाती तो बता देते यही फायदे हो गए। बिल्कुल बैलेंस होकर बात करी जाएगी, दोनों चीज़ों के बारे में बात करी जाएगी, दोनों पार्टियों के जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं उसके बारे में बात की जाएगी। आप मोबाइल का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जब आपको पता है से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले बहुत सारी टेलीनॉर करके है, BPL है, आपका ये एयरटेल है, आपका वोडाफोन है, इसके अलावा और बहुत सारी स्टेट वाइज बहुत सारी मोबाइल कंपनीज थी। तो आपको आपके पास चॉइस थी कि आप किसी भी जो सेलुलर ऑपरेटर है उसके पास जा सकते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा अपने प्राइस बढ़ा रहा है। लेकिन अब लिमिटेड हो गया, अब 2-3 प्लेयर ही रह गए हैं। अगर वो प्राइस बढ़ा भी देते हैं तो आपको मजबूरी में उनका जो सेलुलर है, आपको जो उनकी सेलुलर सर्विस है वो यूज़ करनी पड़ती है, उसी मोबाइल ऑपरेटर पे आपको रहना पड़ता है। और 2-3 है तो वो गैंगअप भी कर लेते हैं कि भाई मैं भी इतने रेट बढ़ा रहा हूँ, तू भी इतने रेट बढ़ा दे।
तो आपके पास मजबूरी है, आप कहीं और जा नहीं सकते। अगर मान के चलिए कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि CLUs होने लगते। बीजेपी का खुद कहना है, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा कि CLU होने लगता है, बीजेपी अपने कैंपेन में चला रही थी। मैं आप कहेंगे तो आप चलिए मैं आपके लिए स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ, उन्होंने क्या ट्वीट भी करे हुए हैं CLU गैंग करके। तो बहुत ज़्यादा CLUs होते तो नए प्लेयर्स भी होते, और नए प्लेयर्स होते तो मुझे लगता है अलग अलग प्राइस पे चीज़ें देखने को मिलती। एक राहत की सांस यहाँ पर बिल्डर्स ने भी ली है। क्यों ली है उसको समझ लीजिए। अगर बीजेपी की सरकार की जगह कांग्रेस की सरकार आ जाती तो बिल्डर्स के लिए दो सरकारों को समझाना, मैनेज करना और थोड़ा, अगर दूसरी भाषा में सेट करके रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि ऊपर दूसरी सरकार है, नीचे दूसरी सरकार है। अब क्या है, आसानी रहेगी, क्योंकि नीचे भी वही सरकार है, ऊपर भी वही सरकार है, यानी नीचे मतलब स्टेट में भी और ऊपर यानी सेंटर में। एक इसमें बड़ा झटका जो लगा है मुझे लगता है वो अफोर्डेबल वालों को लगा है। एक सब भाई साहब कह रहे थे अफोर्डेबल की पॉलिसी आ गई। अफोर्डेबल की पॉलिसी 2013 से है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब की वो पॉलिसी है। अफोर्डेबल की पॉलिसी अभी नहीं आई है। वो कह रहे थे अफोर्डेबल्स आएंगे, तो अफोर्डेबल वालों का नुकसान कैसा है वो समझ लीजिए। आपको पता है छोकर हैं जो MLA थे समालखा से, आप जाएंगे इस पे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे, वहाँ एक समालखा कस्बा पड़ता है, वहाँ से धर्म सिंह छोकर MLA थे जो माहिरा के प्रमोटर थे, वो उनके बेटे सिकंदर जो हैं। अगर धर्म सिंह छोकर जीत के आ जाते और कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती, मुझे उम्मीद है माहिरा कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं उन पे काम शुरू हो जाता। अब शुरू होगा कि नहीं होगा नहीं पता, क्योंकि वो तो जेल जाने की उनकी नौबत आ चुकी है। शायद वो, उनको कहा भी था कोर्ट ने कि वो बाहर कैसे घूम रहे हैं, उनको तो जेल में होना चाहिए, चुनाव हार चुके हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगती नहीं है इस पर आपको कुछ राहत मिलने वाली है। और मैं बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र में, वो एक रेल प्रोजेक्ट का अपोज कर रहे थे, एरे करके जो जंगल का एरिया है, आप एक बार गूगल करके देख लेना। उन्होंने उस रेल के प्रोजेक्ट को, मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट को रोक दिया था, क्योंकि उससे पहले की सरकार का वो प्रोजेक्ट था। तो जैसे ही वापस दोबारा बीजेपी की सरकार आई तो उस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू कर दिया गया। तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ ये ग्लोबल सिटी और ये सारी चीज़ें रुक सकती थी, बट अब नहीं रुकेंगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो नहीं आई है, बीजेपी की सरकार आई है। तो हम उम्मीद करते हैं इन सब पे काम होगा और ग्लोबल सिटी आपको अगले 5 साल में कहीं ना कहीं रियलिटी में तब्दील होती हुई दिखाई देगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो तमाम मैंने प्रोजेक्ट गिनवाए हैं उन पे भी काम होगा। एक और मेट्रो का जो 28 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बन रहा है, आपको लग रहा होगा कि शायद वो भी रुक जाता, नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सैंक्शन हो चुका है, सब कुछ उसमें पास हो चुका है, उसमें टेंडर भी हो रहे हैं, तो उस पर किसी तरह की मुझे लगता नहीं कोई रुकावट होती, वो चलता रहता। हाँ, इसी मेट्रो ट्रैक को जोड़ने की बात होती है, द्वारका मेट्रो से दिल्ली का जो मेट्रो है, तो अगर उसको जोड़ ले, उसके साथ 5-6 स्टेशन बनाने की बात होती है, 8 से 9 किलोमीटर का वो ट्रैक है, उसको जोड़ ले तो बहुत अच्छा ही होगा दिल्ली वालों के लिए, गुड़गांव के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब मेट्रो की बात हो रही है तो मुझे ना एक चीज़ और याद आ गई है, एक या 2-3 चीज़ें मुझे याद आ गई है, मैं बीच में उनको जोड़ देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि डिटेल में बात करी जाएगी। अभी रोहतक के बारे में, सोनीपत के बारे में, हिसार के बारे में बात की जाएगी, उन पे वहाँ पर क्या रियल एस्टेट पे असर पड़ता उस पर बात की जाएगी, बीजेपी की सरकार आने से क्या असर पड़ गया उस पर बात की जाएगी, गुड़गांव का उसको क्या फ़ायदा नुकसान होगा उस पर बात की जाएगी। तसल्ली से बैठ के आपको ये वीडियो देखना है। अगर आपको जल्दी है तो आप बीच में छोड़ के जा सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आपको समझना है, जानना है तो आप रुके रह सकते हैं। जब आपका किसी चीज़ को लेकर कोई एजेंडा नहीं होता तो एक न एक दिन आप सही साबित होते हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको मैं अब 3 एग्जाम्पल से बताऊंगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ मेट्रो आएगी और मेट्रो के पिलर आपको और मेट्रो चलती हुई दिखाई देगी। हमारे एक बहुत अजीज़ है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो हमेशा मेट्रो को अपोज करते थे, लेकिन कल ही किसी ने मेरा को उनका वीडियो शेयर करा, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेट्रो आएगी और मेट्रो बनेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहले दिन से ही मेट्रो के पक्ष में था, अब वो भी मान रहे हैं कि हाँ मेट्रो आएगी। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, 2-3 चीज़ों पर और बात करूँगा। इसके बाद किसी ने उनसे पूछा कि एमिटी सिटी पे क्या बात होगी। एमिटी सिटी जो रिलायंस की टाउनशिप है, 8,000 एकड़ की है, उसको वो कैसा चलेगा। उन्होंने स्पेशल वीडियो बनाया था, कहा था वो कभी चलेगा नहीं, बहुत अच्छा नहीं करेगा। कल उन्होंने वही भी माना कि वो अच्छा करेगा। देखिए मेरे अजीज़ हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो मैं पहले से कहता रहा हूँ और मेरी बातें आज वो उसको एग्री कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बात नहीं करता। आज उनको भी मेरी बात माननी पड़ रही है। 2 चीज़ों पे उन्होंने मेरी बात मान ली। तीसरी चीज़, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ खरखौदा अच्छा करेगा, खरखौदा अच्छा करेगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती तो ज़्यादा अच्छा करता, क्योंकि सोनीपत रोहतक पे जहाँ भी सब पहले से ही कह रहे थे और एलिगेशन पहले भी लगे हैं कांग्रेस के सरकार पे कि वहाँ पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ज़्यादा ध्यान देते तो अच्छा करता। कल उन्होंने भी माना कि हाँ खरखौदा अच्छा करेगा। उन्होंने ये भी कहा सोनीपत अच्छा करेगा, मैं आज भी कह रहा हूँ सोनीपत उतना अच्छा नहीं करेगा, अभी सोनीपत को अच्छा करने में टाइम है, खरखौदा अच्छा करेगा। मेरी 3 चीज़ों पे वो बिल्कुल एग्री हो गए जिनको वो डिनाई करते थे। अब बात कर लेते हैं
अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती तो गुड़गांव के रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ता। मैंने जैसा कि सीएलयू वाली बात बता दी है, रोहतक की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सीएम बनते, वो रोहतक से हैं, तो रोहतक के रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ता। तो आपको बता दूं, पिछले 2-3 महीने से जो थोड़े से जिनकी लॉन्ग साइट होती है, जो कुछ बहुत अगला कदम सोच के चलते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने रोहतक में एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी भी शुरू कर दी थी और खरीद भी ली थी। और उनको ये उम्मीद थी कि जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी और यहाँ से मिस्टर हुड्डा सीएम बनेंगे तो हमारी जो लैंड हम बाय कर रहे हैं उसके प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, बल्कि सेंटिमेंट्स डाउन हो गए हैं। रोहतक का रियल एस्टेट बहुत अच्छा नहीं करेगा, इसके साथ साथ सोनीपत का रियल एस्टेट भी बहुत अच्छा नहीं करेगा। जीटी रोड का जो रियल एस्टेट है वो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको अप एंड डाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो एक कह रहे थे कि कुरुक्षेत्र में के सीएम है तो वहाँ आपको कुछ देखने को मिल सकता है, तो 10 साल तक करनाल से सीएम रहे हैं अब मिस्टर खट्टर, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होता कि कहीं कुछ देखने को मिले, ऐसा कुछ ही सरकारों पे कुछ ही लोगों पे ऐसे आरोप लगते हैं कि वो वहाँ के तो वहाँ अच्छा काम करेंगे तो मुझे लगता नहीं जीटी रोड पे भी बहुत ज़्यादा आपको कुछ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जींद, भिवानी, हिसार, जैसा था वैसे ही चलता रहेगा। हिसार में भी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसा नहीं कि सावित्री जिंदल जीत के आई हैं तो वहाँ पे बिल्कुल मेकओवर हो जाएगा, गुड़गांव बन जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा। जिंदल परिवार पहले भी हिसार से जुड़ा रहा है, पॉलिटिक्स करी है, और जिंदल जो है नवीन जिंदल वो कुरुक्षेत्र से भी सांसद रहे हैं, तो ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे चेंज देखने को मिलता नहीं है। अब गुड़गांव के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। आपको मैं बताऊं, इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है, बिजनेस फैमिली है, उन्होंने भी गुड़गांव में ना लेकर ज़मीन, उन्होंने रोहतक में ज़मीन खरीद ली थी। करीब 9 एकड़ ज़मीन उन्होंने इलेक्शन से पहले खरीदी है और एग्रीकल्चर लैंड उन्होंने बाय की है। तो आपको, मुझे और बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को भी लग रहा था, उनको लग रहा था कि रियल एस्टेट वहाँ चमकने वाला है, बहुत अच्छा करने वाला है, तो उन्होंने भी वहाँ लैंड बाय कर ली थी। अब मुझे लगता है कि उनको वेट करना पड़ेगा, अब शायद उनकी वहाँ पर और लैंड बाय होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो मैं, अगर और उन्होंने लैंड वहाँ बाय कर ली तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने ये लैंड बाय कर ली। बिजनेस जो ग्रुप है, बिजनेस फैमिली है, उसका भी नाम मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। हाँ, अगर कांग्रेस की सरकार आई होती तो मैं आपको बता देता, और बता क्या देता, बीजेपी की सरकार ना आके कांग्रेस की सरकार आई होती तो जो हमारे 1-to-1 इन्वेस्टर हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको भी मैंने आसपास ज़मीन खरीदवा दी होती। कब की, अब तक ज़मीन वो ले चुके होते 1-2 दिन में ही उनको, क्योंकि मैंने उनके लिए ज़मीनें देखी हुई थी, वो खरीद लेते, क्योंकि वहाँ पर रियल एस्टेट अच्छा ही करना था। अब जो लोग रोहतक में, सोनीपत में, हिसार में ये सोच कर बैठे हुए थे हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, रियल एस्टेट यहाँ अच्छा करेगा, उनको सोच बदलने की ज़रूरत है, और सोच बदलकर वो गुड़गांव की तरफ मूव करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ ग्रो नहीं करेगी, आपको वापस गुड़गांव में आना पड़ेगा, गुड़गांव में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि जीटी रोड से लेके और आपके रोहतक, सोनीपत के बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ की हुई है गुड़गांव में, बट उन्हें ऐसा लग रहा था अगर सरकार बदलती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो वो सोनीपत में और रोहतक में इन्वेस्टमेंट अपनी करेंगे। तो अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट उधर मूव करना चाह रहे थे, अब उनको दोबारा से वापस गुड़गांव की तरफ लौटना पड़ेगा। और जो वहाँ के लोकल हैं, जो ये सोच के बैठे हुए थे कि हम यहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे रियल एस्टेट में और यहीं पे हम मुनाफा कमाएंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आपको भी गुड़गांव की तरफ आना पड़ेगा। गुड़गांव पर इसका असर ये पड़ेगा कि गुड़गांव का रियल एस्टेट अच्छा करेगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। वो इसलिए नहीं बताएगा, गुड़गांव से बाहर कोई काम करता नहीं है, बहुत ही कम लोग काम करते हैं, ना कोई रोहतक का पता किसी को, झज्जर का पता, सोनीपत, पानीपत का किसी को नहीं पता। हमारे थोड़े से वहाँ तक अप्रोच है, या आप मान लीजिए उधर से हम आते हैं, या उधर हमने काम किया हुआ है, घूमना रहता है, पूरे हरियाणा में आना जाना रहता है, तो चीज़ें पता रहती है। ग्राउंड से जब आप कनेक्ट रहते हैं तो आपको एक अलग चीज़ जानने को, समझने को मिलती है। इतना ही नहीं, जो ब्रोकर भाई ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि आपको भी टफ कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स जो गुड़गांव के अलावा दूसरे शहरों में काम कर रहे थे, अब वहाँ पर तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा करेगा नहीं, तो उनके भी मूव होने की गुड़गांव में बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आने वाले दिनों में ब्रोकर भाइयों, आपको भी और मुझे भी कंपटीशन अच्छा मिलने वाला है, बहुत सारे ब्रोकर्स इस तरफ मूव करने वाले हैं। देखिए, गुड़गांव की हालत आप सबको पता है, इलेक्शन से पहले SPR रोड क्या हाल था, कितना पानी भर रहा था, चाहे वो हम बात करें गोलकुंड रोड की, वहाँ पर कितना वाटर लॉगिंग था, बुरा हाल था, इतने ट्रैफिक जाम लग रहे थे। 15 मिनट का रास्ता क्रॉस करने के लिए लोगों को 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा है, बिकॉज ऑफ रोड नहीं है। आप रोड पे गड्ढे नहीं दिखते थे, गड्ढों में रोड दिखते थे, वो हालत थी। तो गुड़गांव की जो हालत थी किसी से छुपी नहीं है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, गुड़गांव में
ऐसा नहीं है कि गुड़गांव इंपॉर्टेंट सिटी नहीं है, किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है हरियाणा के लिए, और इसीलिए गुड़गांव में एक एमएलए अपार्टमेंट है। आपको पता है? आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जिनको भी पता है वो नीचे जगह बताएं कि कहाँ पर वो अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं एमएलएस के लिए। 90 एमएलएस के लिए 90 अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं कि क्योंकि गुड़गांव एक ऐसा शहर है कि सबको वहाँ काम पड़ता है, दिल्ली से नज़दीक है। चंडीगढ़ के साथ साथ रहने की व्यवस्था गुड़गांव के एमएलएस के लिए, गुड़गांव के नहीं पूरे हरियाणा के एमएलएस के लिए एक एमएलए अपार्टमेंट बनाया गया है, वहाँ पर वो रहते हैं। तो सबका आना जाना होता है, सबको पता है। पार्टियों के बड़े बड़े नेता, चाहे वो इनेलो के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, उनका बेस गुड़गांव में है, बहुत सारे नेताओं का। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, हमारे जो माननीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो गुड़गांव के ही वोटर हैं। पिछले दिनों जब ये यहाँ पर वोट पड़े थे 5 अक्टूबर को, तो उन्होंने यहाँ पे आके वोट डाला था। मैं स्क्रीन पे फोटो भी लगा देता हूँ, आप देख लेना, पीछे बादशाहपुर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो उनको भी पता है गुड़गांव की हालत कैसी है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं और बहुत ही बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, तो सबको पता है। तो मुझे लगता है कि गुड़गांव की अब सुध लेने का टाइम आ गया है, गुड़गांव पे ये लोग ध्यान देंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं जो आपके लिए थोड़ी सी मायूसी की खबर हो सकती है कि आप में से 54%, शायद मैं ठीक हूँ, 54% या 60% अगर पूरे गुड़गांव की बात करें एवरेज आया है वोटिंग का, तो बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने वोट नहीं करा। तो आपको मुझे लगता है कि शिकायत करने का अब मौका नहीं होना चाहिए। आप बोलने का आपको अधिकार नहीं होना चाहिए कि आपने वोट जैसी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपने अधिकार का उपयोग नहीं करा, आपने वोट नहीं डाला। यहाँ से एक चीज़ और देखिए, मैंने ना इलेक्शन से पहले एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं फिर डाल दूंगा दोबारा से। मैंने बार बार आपसे कहा था कि गुड़गांव को किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं जगह नहीं मिल रही है। आप लोग इकट्ठा हो, आप मैनिफेस्टो बनाओ अपना कॉमन, और पार्टियों के मैनिफेस्टो में उसको शामिल करो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। पूरे इलेक्शन में बड़े से बड़े नेताओं के आप उनकी रैली उठा के देख लो, उनके भाषण उठा के देख लो, कहीं भी गुड़गांव को लेकर किसी ने कोई बात करी हो। गुड़गांव के लोकल नेता हैं वो गुड़गांव की बात करेंगे, मैं नेशनल लेवल के जो लीडर्स हैं, जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो बीजेपी में हो। किसी ने बात नहीं करी कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इनको इंप्रूव करना है, यहाँ पर गुड़गांव को एक वर्ल्ड क्लास सिटी हमें बनाना है। मैं आपको बताऊं, अगर आने वाले दिनों में यूपी को 4-5 हिस्सों में बांट दिया, ऐसी खबरें आती हैं, वेस्टर्न यूपी अगर अलग स्टेट बन गया तो नोएडा गुड़गांव को 100% पीछे छोड़ देगा। ये आप मेरी बात आज नोट कर लो। एक स्मॉल स्टेट बन जाएगा हरियाणा की तरह, और आपको देखना वहाँ पर किस तरह गुड़गांव से आगे चीज़ें जाती हुई दिखेंगी। अभी भी टाइम है। आप गुड़गांव पे जो भी लीडरशिप है जो सुन रही है, बात शायद सुनते भी हों लोग, गुड़गांव 60-70% आपको रेवेन्यू देता है पूरे स्टेट को, तो गुड़गांव को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि आपने सबने अपने मैनिफेस्टो में गुड़गांव को नेगलेक्ट किया है। गुड़गांव के बारे में किसी ने बात नहीं करी, गुड़गांव को लेकर किसी ने एक लाइन नहीं बोली। हाँ, मुद्दे क्या रहे? जलेबी मुद्दा रहा है कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है कि दुकान पे बनती है कि हलवाई के यहाँ बनती है, इन मुद्दों पे बात हुई है, लेकिन गुड़गांव पे किसी ने बात नहीं करी है। ये आपके लिए भी एक सोचने वाला मुद्दा है, और इन लीडर्स के लिए भी एक सोचने की बात है कि आपको गुड़गांव के बारे में बात करनी चाहिए थी कम से कम। तो हम उम्मीद करते हैं डबल इंजन की सरकार है, गुड़गांव पे ध्यान रखेगी, गुड़गांव पे ध्यान नहीं रखेगी, सिर्फ पूरे हरियाणा पे ध्यान रखेगी। पूरे हरियाणा के रियल एस्टेट के बारे में बात कर ली, गुड़गांव के रियल एस्टेट के बारे में बात कर ली, कांग्रेस आ जाती उसके बारे में बात कर ली, बीजेपी आई उसके बारे में बात कर ली। आपका इस पर क्या विचार है, आपका क्या फीडबैक है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से सोचते हैं, क्या होगा और क्या हो सकता था? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट लिखिए। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वो भी लिखिए, जिनको पसंद नहीं आई है वो भी लिखिए, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। बट खत्म करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि लाइव में बैठ के इस पर 2 घंटे 1.5 घंटे और विस्तार से बात हो, तो आप नीचे लाइव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं जल्दी लाइव पे आपके साथ जुड़ूंगा। और अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू।